Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is एकलव्य स्कूल. जानेंगे हम एकलव्य स्कूल के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. Despite sanctioning record number of Eklavya Model Residential School for Tribal Students and setting up the National Educational Society for Tribal Students (NEST) to manage this school in 2018, the Ministry of Tribal Affairs has not so far been able to unfix the teacher shortage faced across 378 of such schools that are currently functional. जो सैंक्शन किया गया रिकॉर्ड नंबर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का ट्राइबल स्टूडेंट के लिए और जो सेटअप किया गया नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट को ताकि मैनेज किया जा सके इस स्कूल को 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर उसके बावजूद नहीं फिक्स कर पाए. जो टीचर का शॉर्टेज फेस किया गया है 378 ऐसे स्कूल पे करंटली जो फंक्शनल है, मतलब उसमें शॉर्टेज है, अभी तक इसको पूरा नहीं किया जा सका है. एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में हम जान लें. EMRS-ISA scheme for making model residential school for Indians tribal ST scheduled tribe across India is started in the year 1997-98. जो आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, ये आपका एक स्कीम है मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का इंडियन ट्राइबल के लिए, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पूरे भारत में. इसको स्टार्ट किया गया था 1997-98 में. As per budget 2018-19, every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal person will have an Eklavya model residential school by the year 2022. और जो बजट था 2018-19 का उसके अनुसार जो हर एक ब्लॉक है जहां पे मोर देन 50% ST पॉपुलेशन है और कम से कम 20,000 ट्राइबल पर्सन अगर रहते हैं तो वहां पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को सेटअप किया जाएगा 2022 तक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम. तो जो तमिलनाडु का ब्रेकफास्ट स्कीम है इसके बारे में हम जानेंगे. Tamil Nadu government launch of the free breakfast scheme for school children is an instance of a policy initiative with far-reaching consequences for school education and public health. जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो स्कीम है फ्री ब्रेकफास्ट का, ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक पॉलिसी इनिशिएटिव होगा जो कि काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा स्कूल एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के ऊपर. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? Multiple studies across the globe indicate that eating breakfast regularly confers positive outcomes on students, affecting their ability to focus, learn and retain information positively. बहुत सारा जो स्टडीज है पूरे विश्व में उसमें पाया गया है कि जो ब्रेकफास्ट रेगुलरली खाते हैं उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका दिखता है स्टूडेंट के ऊपर. ये अफेक्ट करता है उनके एबिलिटी के ऊपर, जो वो फोकस करते हैं, लर्न करते हैं और रिटेन करते हैं इन्फॉर्मेशन को अच्छे से. School performance improve as do behavior and cognition, but a regular breakfast also take care of diet quality, micronutrient sufficiency, anemia, height and weight issue in children, and in even believe to sculpt BMI score for the future. अब जो स्कूल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा साथ साथ बिहेवियर और कॉग्निशन चेंज रखा जा सकेगा. रेगुलर ब्रेकफास्ट जो है वो टेक केयर करेगा डाइट क्वालिटी का, माइक्रोन्यूट्रिएंट सफिशिएंसी, एनीमिया, हाइट एंड वेट इश्यू का चिल्ड्रन पे, और ये बिलीव किया जा रहा है कि ये स्कल्प करेगा BMI स्कोर को फ्यूचर के लिए. फीचर्स क्या है इस स्कीम का, तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम का? तो मकसद है इसका इंकरेज करना चिल्ड्रन को कि वो कंटिन्यू स्कूल आए और ये प्रिवेंट करेगा ड्रॉप आउट को प्राइमरी लेवल पे. गवर्नमेंट है टारगेटेड प्रोवाइडिंग स्कूल चिल्ड्रन विद एन एवरेज ऑफ 293 कैलोरी एंड एन एवरेज प्रोटीन इनपुट ऑफ 9.85 ग्राम पर डे. गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे स्कूल चिल्ड्रन को एवरेज 293 कैलोरी और एवरेज प्रोटीन जो होगा वो 9.85 ग्राम होगा पर डे के लिए. फीचर्स क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत चिल्ड्रन जो होंगे गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से क्लास 5 के लिए उनको न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल में हर एक मॉर्निंग को. तमिलनाडु के बारे में हम जान लें. इट हैज बीन द पायनियर ऑफ द मिड डे मील स्कीम एट द फर्स्ट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड मील टू चिल्ड्रन. दिस स्कीम वाज लेटर इम्यूलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज अ मिड डे मील स्कीम. तमिलनाडु जो है वो पायनियर रह चुका है मिड डे मील स्कीम के लिए भी. वो पहला इनिशिएटिव था इन्हीं के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया था मील्स को चिल्ड्रन के लिए. उसके बाद में इसको इम्यूलेट किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा मिड डे मील स्कीम के तौर पे. लेकिन कंसर्न क्या है इसको लेके? गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड द एरर ऑफ ओमिशन एंड कमीशन इंक्लूडिंग प्रेफरेंस, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, डिले इन सैंक्शनिंग फंड एंड कास्ट रिलेटेड डिसरप्शन दैट हैव बीन हर्डल इन इस पास्ट अर्लियर. गवर्नमेंट को अवॉइड करना होगा जो प्रॉब्लम है ओमिशन और कमीशन का, जिसमें की प्रेफरेंस, पुअर क्वालिटी फूड, डिले इन सैंक्शनिंग फंड, कास्ट रिलेटेड डिसरप्शन सब है, ताकि जो हर्डल है उसको जल्दी से जल्दी टैकल किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन गेमिंग. तो हम जानेंगे ऑनलाइन गेमिंग के बारे में. सेंट्रल पैनल कॉल फॉर द रेगुलेटरी बॉडी न्यू लॉ फॉर ऑनलाइन गेमिंग. सेंट्रल पैनल ने बोला है रेगुलेटरी बॉडी को कि एक नया लॉ लाए ऑनलाइन गेमिंग के लिए. ऑनलाइन गेमिंग डिस्क्राइब्स एनी वीडियो गेम दैट ऑफर ऑनलाइन इंटरेक्शन विद अदर प्लेयर. Online gaming is not prohibited and games involving money are allowed in most states of the country. ऑनलाइन गेमिंग को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कोई भी वीडियो गेम है जो कि ऑफर करता है ऑनलाइन इंटरेक्शन को दूसरे प्लेयर के साथ
और ऑनलाइन गेमिंग जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। जो गेम है ये इन्वॉल्व करता है मनी को और ये अलाउ किया गया है ज्यादातर स्टेट में कंट्री के। बैटिंग एंड गैमलिंग कम अंडर स्टेट लिस्ट एंड इज बैंड इन मोस्ट स्टेट। बैटिंग और गैमलिंग जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ये बैंड है बहुत सारे स्टेट में। इश्यू हाईलाइटेड बाय द पैनल, जो प्रॉब्लम जो कि हाईलाइट किया गया इस पैनल के द्वारा, एम्बिगियस नेचर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गेम रिक्वायर्ड स्किल एंड गेम डिपेंडेंट ऑन लक और चांस। जो एम्बिगियस नेचर है, जो डिफरेंस है गेम का जिसके लिए स्किल की आवश्यकता होती है और वैसा गेम जो कि डिपेंडेंट होता है लक या चांस के ऊपर। ऑनलाइन गेमिंग बिकमिंग अ बिग एडिक्शन एंड काउजिंग इंक्रीजिंग डेप्थ। ऑनलाइन गेमिंग जो है ये एक बड़ा एडिक्शन बन गया जिसके कारण बहुत ज्यादा डेप्थ के केसेस देखे जा सकते हैं। नो वे ऑफ मॉनिटरिंग गेम, उनको मॉनिटर करने का कोई तरीका भी नहीं है प्रॉपर। तमिलनाडु हैज हैड 17 रिपोर्टेड केस ऑफ डेथ बाय सुसाइड इन 3 ईयर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लॉसेज इनकर ड्यू टू ऑनलाइन गैमलिंग एडिक्शन। और तमिलनाडु में ही सिर्फ रिपोर्ट किया गया है 17 डेथ सुसाइड का 3 साल में फाइनेंशियल लॉस के कारण, जो कि ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन के कारण हुआ। डिफरेंट स्टेट लॉ जो है, सिक्किम फर्स्ट स्टेट है लीगलाइज इट, तेलंगाना बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बैन इट। सिक्किम जो है पहला स्टेट है जिसने लीगलाइज किया है ऑनलाइन गेमिंग को, जबकि तेलंगाना पहला स्टेट है जिसने बैन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या है, मैनी हाई कोर्ट हैड दैट इट फॉर्म ए लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, while one high court has called it a kin of gambling। बहुत सारा हाई कोर्ट ने कहा है कि एक लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी है आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के, जबकि एक हाई कोर्ट ने कहा है कि ये गैम्बलिंग है। अपॉर्चुनिटी क्या है, India's online gaming industry is one of the fastest growing industry, garnering high investment and employment opportunity। इंडिया का जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये गार्नर करता है हाई इन्वेस्टमेंट को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ब्रिंगिंग a यूनिफॉर्म टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग विल हेल्प लीगलाइज मोर रेवेन्यू, और एक यूनिफॉर्म टैक्स लगा के ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर ये मदद करेगा रियलाइज करने में और ज्यादा रेवेन्यू को। स्टेप टेकन ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2022 sought to create an ऑनलाइन गेमिंग कमीशन। जो स्टेप लिया गया है ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2022 के माध्यम से ताकि क्रिएट किया जा सके एक ऑनलाइन गेमिंग कमीशन को। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, India need a regulatory body that would categorize online game based on chance and skill, take a structured view on gambling website, and have rules enabling the blocking of a prohibited format। इंडिया को आवश्यकता है कि वो एक रेगुलेटरी बॉडी तैयार करे जो कि कैटेगराइज करेगा ऑनलाइन गेम को, जो कि बेस्ड होगा चांस और स्किल के ऊपर। स्ट्रिक्टर व्यू रखा जाएगा गैम्बलिंग वेबसाइट को लेके और रूल्स तैयार किया जाएगा जो इनेबल करेगा ब्लॉक करना प्रोहिबिटेड फॉर्मेट को। जो रिलेटेड न्यूज है आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी से, ये भी हम जान लेंगे। तो टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी है, ये इसके अंतर्गत प्रैक्टिस किया जा सकता है, किसी भी प्रोफेशन को कैरी किया जा सकता है, किसी भी ऑक्यूपेशन ट्रेड या बिजनेस को। सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट राइट टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट on which state can impose reasonable restriction only by a law that is using legislative power and not by executive power। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट है एस्टैब्लिश करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ये फंडामेंटल राइट है। स्टेट जो है वो लगा सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लॉ के माध्यम से, यूज कर सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर का लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर का नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट। तो हम जानेंगे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट व स्पेशल कोर्ट के बारे में कहा गया इसके बारे में। लॉ मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर फास्ट सेटिंग अप ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि स्पीड अप किया जाए सेटिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का। इन दोनों के बारे में जानते हैं। इनिशियली रिकमेंड बाय द 11th and 14th कमीशन टू डील विद केसेस ऑफ सीरियस नेचर पेंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर। इनिशियली इसको रिकमेंड किया गया था 11th और 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ताकि डील किया जा सके वैसे केसेस से जो कि सीरियस नेचर के हैं और जो कि पेंडिंग है मोर देन 5 ईयर से। Fast track special court are set up under POSCO by the centrally sponsored scheme for hearing cases related to children। और जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है इसको सेटअप किया जाएगा पोस्को के अंतर्गत सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तौर पे, ताकि हियर किया जा सके वैसे केसेस को जो कि रिलेटेड होंगे चिल्ड्रन से। सेटिंग अप एंड इज फंक्शनल कम अंडर स्टेट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, और सेटअप करना इसके फंक्शनिंग को ये स्टेट के अंतर्गत आता है कंसल्टेशन के साथ हाई कोर्ट के। सक्सेस की अगर हम बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट 896 1800 ऑफ फंक्शनल नियरली 50%, यानी अभी जो है 50% फंक्शनल है फास्ट ट्रैक कोर्ट, जबकि 70% फंक्शनल है आपका फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। दे हैव हेल्प स्पीड अप जस्टिस एंड क्रिएटेड डेटरेंट फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर। इसके कारण स्पीड अप हुआ है जस्टिस मिलने में और ये डेटरेंट क्रिएट करता है सेक्सुअल ऑफेंडर के लिए। जो इससे रिलेटेड न्यूज जो आया है उसको भी हम समझते हैं। Supreme Court had directed High Court to allow convicts who have completed 10 years of their life sentence to consider to release on bail and those who completed 14 years for remission।
सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है हाई कोर्ट को कि वो अलो करे जो कन्विक्ट है, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया 10 इयर्स लाइफ सेंटेंस का, और उसको रिलीज किया जा सकता है बेल पे, और जिन्होंने कंप्लीट किया 14 इयर्स का उसको रिमिशन किया जा सकता है, मतलब माफ किया जा सकता है उनका। इन केस ऑफ ए लाइफ सेंटेंस 14 ईयर इज द मिनिमम टर्म टू अप्लाई फॉर रिमिशन। और लाइफ सेंटेंस के केस में जो 14 ईयर है वो मिनिमम टर्म है जो कि अप्लाई होता है रिमिशन के लिए। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर प्रोवाइड फॉर रिमिशन ऑफ prison sentence, which means the whole or a part of sentence may be cancelled. Bail is temporary release of a prisoner in exchange for security. जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर है सीआरपीसी, ये प्रोवाइड करता है रिमिशन प्रिजनर के सेंटेंस का। इसका मतलब है कि पूरा या जो पार्ट है सेंटेंस का उसको कैंसिल किया जा सकता है। बेल आपका टेम्पोररी रिलीज होता है प्रिजनर का सिक्योरिटी के एक्सचेंज में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई बाल निदान पोर्टल। पीआईबी का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम ई बाल निदान पोर्टल के बारे में। The portal for complaint management for violation of child right, E-Bal Nidan, has been revamped by NCPCR, National Commission for Protection of Child Right. जो पोर्टल है कंप्लेन मैनेजमेंट के लिए जो वायलेशन होता है चाइल्ड के राइट का, ई बाल निदान, उसको रिवैम्प किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया, ये पोर्टल किस लिए है वो इंपॉर्टेंट हो गया। Previously, NCPCR has launched a CISS application under Bal Swaraj portal to help the rehabilitation process of children in street situation. इसके पहले नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने लॉन्च किया था CISS एप्लीकेशन को। तो किसने लॉन्च किया था, क्यों किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाल स्वराज पोर्टल के अंतर्गत, ताकि रिहेबिलिटेट किया जा सके जो चिल्ड्रन स्ट्रीट सिचुएशन में उनको। एनसीपीसीआर के बारे में भी हम जान लें, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इट वाज सेटअप इन मार्च 2007 अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। इसको सेटअप किया गया था मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के माध्यम से। इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसका डेफिनेशन चाइल्ड का क्या होता है, चाइल्ड इज डिफाइंड एज ए पर्सन इन द 0 to 18 ईयर एज ग्रुप। जो चाइल्ड है उसको डिफाइन किया गया है वो पर्सन है जिनका एज 0 से 18 ईयर के बीच में है। ये जो कमीशन है वो मैंडेट करता है कि इंश्योर किया जाए कि जो सारा लॉस है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, ये सारा फॉलो करे चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव को, जैसा कि इंश्राइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन है भारत के और यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड में मेंशन है, उसके हिसाब से हो। अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया, तो हम जानेंगे जो अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो है भारत में। इंडिया और डेनमार्क ने लॉन्च किया एक व्हाइट पेपर को जिसका मकसद है होलिस्टिकली कैप्चर करना जो करंट स्टेटस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भारत में और पोटेंशियल पाथवे फ्यूचर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर का, को क्रिएशन और कोलैबोरेशन का। ये जो है वो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है 2020 का उसके अंतर्गत आता है, जिसका मकसद है एक्टिवली कोलैबोरेट करना दोनों कंट्री के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। Also, Atal Innovation Mission (ICDK) Water Innovation Challenge in India was implemented under it. और जो अटल इनोवेशन मिशन ICDK वाटर इनोवेशन चैलेंज है भारत का, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसके अंतर्गत। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, जो स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर्म्ड एन इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री इन द नेम ऑफ जल शक्ति इन 2019। फॉर्म किया गया एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री को जल शक्ति मिनिस्ट्री के नाम पर 2019 में। गवर्नमेंट ने कमिट किया है इन्वेस्टमेंट मोर देन $140 बिलियन का 2024 पे वाटर सेक्टर के लिए, और कम से कम 10% जो फंड का उसको कंट्रीब्यूट किया जाए कम्युनिटी के लिए हर एक प्रोग्राम में। ये इंश्योर करेगा कि कम्युनिटी का ओनरशिप और पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ओजोन डे। तभी हाल ही में इंटरनेशनल ओजोन डे को ऑब्जर्व किया गया था, तो इसका थीम क्या है सब कुछ समझेंगे इससे रिलेटेड फैक्ट को हम। तो September 16 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ओजोन डे। जो September 16 है इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल ओजोन डे के तौर पे। थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 एज 2022 मार्क द 35th ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। थीम है इस साल का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, क्योंकि 2022 जो है वो 35 ईयर इम्प्लीमेंटेशन का हो रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हम जान लें। अंडर वेना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 was set up with aim to cut down 99% of all ozone depletion substance by active collaboration between government, scientists and industry। जो वेना कन्वेंशन था 1985 का, उसी के माध्यम से 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सेटअप किया गया था। इसका मकसद था कि कट किया जाए 99% सारे ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को एक्टिव कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और इंडस्ट्री के बीच में। ये जो है एक लौटा ट्रीटी है जिसको रेटिफाई किया गया था सारे 198 यूएन मेंबर स्टेट के द्वारा, और ये अचीव किया था यूनिवर्सल रेटिफिकेशन को September 16, 2009 में। इस कारण September 16 को कॉमनली वर्ल्ड ओजोन डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको रिप्लेस किया गया हाइड्रोक्लोरोकार्बन से, HFC से।
अभी भी जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो सिर्फ हार्म ही नहीं कर रहे ओजोन को, बल्कि ये एक्सट्रीमली पोटेंशियल रखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कराने के लिए। और ये जो किगाली एग्रीमेंट था 2016 का, इसके अंतर्गत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करने की बात कही गई थी। इंडिया ने रेटिफाई किया है कि गाली एग्रीमेंट को 2021 में। सक्सेस की अगर हम बात करें इस प्रोटोकॉल के, तो आज क्या मोर देन 99% जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस है उसको फेज आउट कर दिया गया है और ओजोन लेयर जो है वो रिकवरी की ओर है। ओजोन है क्या? तो ओजोन O3 जो है वो आपका हाईली रिएक्टिव गैस है जो कि बनता है 3 ऑक्सीजन के एटम से। ये नेचुरल और मैन मेड प्रोडक्ट हो सकता है जो कि ऑकर करता है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर पे, जो कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर या लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर पे। ये जो है 3 मिलीमीटर सील्ड होता है स्ट्रेटोस्फेयर पे। ये जो इंटायर यूवीसी और कुछ यूवीबी जो होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ओजोन लेयर के द्वारा एटमॉस्फेयर पे, और यूवीए जो है वो सिर्फ प्लेनेट पे आता है। ह्यूमन को आवश्यकता है यूवीबी के जनरेट करने के लिए विटामिन डी को, लेकिन एक्सेस अगर इस रेडिएशन का होता है इसके कारण सीरियस इलनेस हो सकता है और क्रॉप का यील्ड भी डिक्रीज हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट करता है ओजोन लेयर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ओजोन एक इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसका केमिकल फॉर्मूला O3 है। इसको हम ट्राई ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, पंजन ऑर्डर होता है इसका, बेंट स्ट्रक्चर, पैरामैग्नेटिक, पेल ब्लू गैस, डीप ब्लू लिक्विड और वायलेट सॉलिड होता है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ये प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। ग्राउंड में ये पॉल्यूटेंट है और रेस्पिरेटरी इरिटेंट है। इसके कारण ब्लीचिंग, डिसइंफेक्शन और डिऑर्डराइजेशन में इसका उपयोग होता है और ये जो है ऑर्गेनिक केमिकल है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.